हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 लेसन 6 द सी ये चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी और हिंदी में समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए क्या बोला गया है, द सी, जेम्स रीव्स। इसके पोएट कौन है? जेम्स रीव्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जेम्स रीव्स 1909 एंड 1978 यानी कि जेम्स रीव्स जिनका जन्म हुआ था 1909 ईस्वी में और जिनकी मृत्यु हुई थी 1978 ईस्वी में, वाज ए ब्रिटिश ऑथर principally known for his poetry, plays and contributions to children's literature। जेम्स रीव्स जो थे, जिनका जन्म 1909 ईस्वी में और मृत्यु 1978 ईस्वी में हुई थी, वो एक ब्रिटिश ऑथर थे, यानी कि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, इसीलिए ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी लेखक थे, कवि थे। प्रिंसिपली नोन फॉर हिज पोइट्री, जो कि मुख्य रूप से अपनी पोइट्री यानी कविताओं, प्लेज यानी नाटकों एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू चिल्ड्रंस लिटरेचर यानी कि बच्चों के साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते थे। ठीक है, His books include anthologies for both adults and children। Anthologies का मतलब होता है संग्रह, संकलित जिसको बोला जाता है। इनके कलेक्शंस में यानी कि उनके बुक्स के जो कलेक्शंस थे, उनके जो बुक्स जो इन्होंने लिखी थी, उन सब में बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी बुक था। ठीक है, यानी कि इनके बुक्स को संकलित किया गया था, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। इन्होंने जो साहित्य लिखते थे, ये जो साहित्य लिखते थे उसमें बच्चों के लिए भी होता था और बड़ों के लिए भी होता था, लेकिन मुख्य रूप से बच्चों के साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक, ही वॉज ऑल्सो वेल नोन एज अ लिटरेरी क्रिटिक एंड ब्रॉडकास्टर। वो मुख्य रूप से एक साहित्यिक आलोचक और प्रसारणकर्ता के रूप में जाने जाते थे और क्या, ही वॉज ऑल्सो, वो एक मतलब प्रमुख रूप से वो एक प्रमुख लिटरेरी क्राइटिक यानी साहित्यिक आलोचक और ब्रॉडकास्टर यानी कि प्रसारणकर्ता। तो लिटरेरी क्रिटिक इसको बोला जाता है साहित्यिक आलोचक, यानी कि किसी भी चीज़ में अपनी भावना व्यक्त करना, अपनी टिप्पणी देना, यानी कि वो चीज़ गलत है या सही है उस पर अपनी भावना को व्यक्त करना। जैसे कि कोई भी कवि या लेखक जो अपनी साहित्य रचना करते थे उस पर ये अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे, उस साहित्य के आलोचक थे, उसमें क्या सही है क्या गलत है वो अब बताते थे। ठीक है, जेम्स रीव्स बताते थे। एंड ब्रॉडकास्टर का मतलब होता है प्रसारणकर्ता। तो प्रसारणकर्ता का मतलब होता है जैसे कि एज अ एंकर, टीवी में हम लोग देखते हैं ना, न्यूज़ में जो एंकरिंग करते हैं, या फिर रेडियो जॉकी जो होता है उस पर जब अपनी आवाज़ देते हैं, प्रसार करते हैं, प्रसारणकर्ता जिसको बोला जाता है, एंकरिंग करना बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोगों ने पढ़ा जेम्स रीव्स के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं इसके पोएम्स में। ठीक है, सो लेट्स रीड। देखिए क्या बोला गया है, द सी इज़ अ हंग्री डॉग। ये जो पोएम है इसमें एक समुद्र की तुलना जो है एक भूखे कुत्ते की तरह, भूखे कुत्ते से की गई है। ठीक है, अच्छा, तो द सी इज़ अ हंग्री डॉग जायंट एंड ग्रे। समुद्र जो है एक भूखे कुत्ते की तरह है जो देखने में बहुत ही विशाल और धूसर रंग का है। ग्रे यानी धूसर रंग का है। ठीक है, ही रोल्स ऑन द बीच ऑल डे with his glazing teeth and saggy jaws, hour upon hour he gnaws। यानी कि he rolls on the beach all day, वो दिन रात किनारों पर आके लुढ़कता रहता है। रोल्स यानी गुलाटी मारना। ठीक, with his glazing teeth and saggy jaws। glazing teeth का मतलब होता है कटकटाते हुए दांतों के साथ, यानी कि जब ठंड में हमारे दांत कैसे कांपने लगता, कटकट करने लगती, वैसी। with his glazing teeth and saggy jaws। saggy jaws का मतलब होता है रफ जबड़ा जो हमारा होता है, जॉज। सैगी मतलब होता है रफ, रफ मीन्स खुरदरा जबड़ा जो होता है। विथ हिज क्लैसिंग टीथ एंड सैगी जॉज, आवर अपॉन आवर ही नॉज। ही नॉज का मतलब होता है चबाना, कुछ चबाना। मैं यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को पूरा बताती हूँ। द सी इज अ हंग्री डॉग जायंट एंड ग्रे, ही रोल्स ऑन द बीच ऑल डे विथ हिज ग्लेजिंग टीथ एंड सैगी जॉज, आवर अपॉन आवर ही नॉज। यानी कि समुद्र जो है एक भूखे कुत्ते की तरह है जो देखने में बहुत ही विशाल, बड़ा और धूसर रंग का है। वो दिन रात किनारों पर, बीच पर लुढ़कते रहता है और अपने कटकटाते हुए दांतों और मजबूत जबड़ों के साथ कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ काट रहा हो, कुछ चबा रहा हो। ठीक है, द रम्बलिंग टम्बलिंग स्टोन। रम्बलिंग मतलब घड़घड़ाने वाली आवाज़ जो आती है, टम्बलिंग मतलब गड़गड़ाने वाली आवाज़, घड़घड़ाना और
लुढ़कते हुए, रंबल करना, ट्रम्बल करना, ठीक है। तो द रम्बलिंग टम्बलिंग स्टोन, समुद्र में जो स्टोन्स हैं, समुद्र में जो पत्थर हैं, वो जब आपस में घिस रहे हैं तो इस तरह की आवाज़ें आ रही। द रम्बलिंग टम्बलिंग बोन्स, द रम्बलिंग टम्बलिंग स्टोन्स एंड बोन्स बोन्स बोन्स। बोन्स की तुलना यहाँ पे जो है, बोन्स जो है वो कुत्ते को बहुत पसंद होता है ना, तो कुत्ते जैसे बोन्स चबाते हैं, ठीक उसी प्रकार समुद्र भी जब रोल्स कर रहा है तो उसके उसके अंदर रहने वाले जो पत्थर हैं, जैसा लग रहा है कि वो उनको हड्डियों की तरह चबा रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे वो उनको हड्डियों की तरह चबा रहा है, पत्थरों को चबा रहा है। The giant sea dog moans licking his greasy paws। और द जायंट सी डॉग यानी कि समुद्री कुत्ता जो है, ये विशाल समुद्री कुत्ता जो है, बहुत जोरों जोरों से, जैसा लग रहा है कि चिल्ला रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जोरों जोरों से। मोन्स, मोन्स यानी कि हॉल, हॉल्स यानी कि क्या होता है, मतलब जोर जोर से आवाज़ें निकालना। द जायंट सी डॉग मोन्स लीकिंग हिज ग्रीसी पॉज, ये जो विशाल समुद्री कुत्ता है ये चिल्ला रहा है और अपने गीले पंजों को चाट रहा है। लीकिंग मतलब चाटना, ठीक है। तो अब मैं ये जो पैराग्राफ है, सॉरी स्टैंजा है, मैं इसको आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा समझा देती हूँ, ठीक है। पहले ये पढ़ लेती हूँ। द सी इज़ अ हंग्री डॉग, जायंट एंड ग्रे, ही रोल्स ऑन द बीच ऑल डे with his glazing teeth and saggy jaws. Hour upon hour he gnaws the rumbling, tumbling stones and bones, bones, bones. The giant sea dog moans, licking his greasy paws. यहाँ से यहाँ तक मैं आप लोगों को पूरा मीनिंग इसका बता देती हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है, समुद्र एक भूखे कुत्ते की तरह होता है जो बहुत बड़ा और धूसर रंग का होता है। समुद्र जो है वो मतलब किनारों पर दिन रात लुढ़कता रहता है। समुद्र एक भूखे कुत्ते की तरह कटकटाते हुए दांतों से और खुरदरे जबड़ों से घंटों दर घंटों कुछ चबाता है, और जिससे घरघराने और लुढ़कने वाले, उसमें घरघराने और लुढ़कने वाले जो पत्थर है उनको चबाता है, जैसे कि कुत्ता हड्डी चबाता है, ठीक उसी प्रकार, ठीक है। उसी तरह समुद्र में पाए जाने वाले पत्थरों को समुद्र जो है हड्डियों की तरह चबा रहा है, ठीक है। और बड़ा और विशाल समुद्र जो कि कुत्ते जैसे होते हैं, ये जो जायंट सी डॉग यानी कि जो समुद्री कुत्ता है, ये बहुत जोरों से चिल्ला रहा है, भूख से चिल्ला रहा है और अपने गीले पंजों को चाट रहा है, ठीक है। तो ये पहला स्टैंजा हो गया। अब सेकंड स्टैंजा क्या है देखिए। एंड व्हेन द नाइट वाइंड रोर्स, यानी कि जब रात की हवा गरजती है, व्हेन द नाइट वाइंड रोर्स, जब रात की हवा गरजती है, एंड द मून रॉक्स इन द स्टोर्मी क्लाउड, मून जो है तूफानी रात में चट्टान की तरह कभी बाहर निकल आता है, तूफानी बादलों से बाहर निकल आता है, कभी आगे कभी पीछे हो रहा होता है, ठीक है। ही बाउंड टू हिज फीट एंड स्नप्स एंड स्निप्स, ही की तुलना जो है वो एज अ कुत्ते से की, मतलब कुत्ते के बारे में बोला गया है, लेकिन जबकि समुद्र की तुलना कुत्ते से की गई है, इसलिए यहाँ पे ही लिखा हुआ है। ही बाउंड टू हिज फीट एंड स्नप्स एंड स्निप्स, यानी कि कुत्ता जैसे अपने पैरों पर झुक जाता है और सूंघने लगता है कि कहीं कुछ आसपास खाने को है या नहीं, ठीक है। स्नफ एंड स्निप्स का मतलब सूंघना होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार समुद्र भी जो है वो भी इसी तरह, जैसे लग रहा है कि समुद्र भी एक कुत्ते की तरह अपने पैरों पर झुक गया है और सूंघ रहा है आसपास। सेकिंग हिज वेट साइड्स ओवर द क्लिप्स, जैसे कुत्ता भीग जाने पर अपने गीले हिस्सों को झटकता है, ठीक उसी प्रकार समुद्र भी जो है अपने गीले हिस्सों को क्लिप्स यानी कि छोटे छोटे चट्टानों पर जाकर टकरा रहा है, झटक रहा है। एंड होल्स एंड हॉलोज लॉन्ग एंड लाउड, और बहुत ज़ोरों ज़ोरों से आवाज़ें आ रही, चीखने चिल्लाने की बहुत ज़ोरों ज़ोरों से आवाज़ें आ रही, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को समझा देती हूँ। इसका मतलब होगा, जब रात की हवा गरजती है और तूफानी बादलों को चट्टान की तरह चीरता हुआ चांद निकल आता है, तब समुद्र एक भूखे कुत्ते की तरह अपने पैरों पे झुक जाता है और सूंघने लगता है कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। समुद्र अपने आसपास के चट्टानों पे अपने भीगे हिस्सों को कुत्ते की तरह झटकता है और जोर जोर से चिल्लाता और चीखता और चिल्लाता है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड स्टैंजा देख लीजिए आप लोग। बट ऑन क्वाइट डेज इन May or June, when even the grasses on the dune play no more their reedy tune, with his head between his paws he lies on the sandy shores, so quiet he scarcely snores। यानी कि बट ऑन क्वाइट डेज यानी कि शांत दिनों में, मई जून के शांत दिनों में, लेकिन मई जून के शांत दिनों में, when even the grasses on the dune, जब रेत के टीलों पे घास भी अपनी आवाज़ नहीं निकालते, यानी कि घास भी शांत रहते हैं गर्मियों के मौसम में,
प्ले नो मोर देयर रेडी ट्यून, वो भी अपनी आवाज़ नहीं निकालते हैं। विथ हिज हेड बिटवीन हिज पॉज, तब क्या होता है, मतलब एक समुद्र जो है कुत्ते की तरह ठीक शांत होकर, जब कुत्ता शांत होकर अपने पंजों के बीच में अपने सर को ले लेता है, ठीक उसी तरह समुद्र भी शांत होकर अपने सिर को अपने पंजों के बीच में, ऐसा लग रहा है जैसे अपने पंजों के बीच में सर को रखकर चुपचाप सैंडी सोर्स यानी कि रेतीले किनारों पर चुपचाप सोया हुआ है, ऐसा लग रहा है। सो क्वाइट ही स्कार्सली स्नोर्स, वो इतना शांत है कि जैसे लग रहा है कि वो सोते वक्त खर्राटा भी नहीं ले रहा है, जैसे लग रहा है कि वो इतना शांत पड़ा हुआ है कि वो खर्राटे की आवाज़ भी नहीं आ रही। जब कुत्ता सोता है उसी तरह समुद्र भी इतना शांत होकर सो रहा है, जैसे लग रहा है कि उसमें से कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही। तो मैं यहाँ से यहाँ तक फिर से आप लोगों को ये समझा देती हूँ। तो बट ऑन क्वाइट डेज इन May or June, when even the grasses on the dune play no more their reedy tune, with his head between his paws he lies on the sandy shores, so quiet he scarcely snores। यानी कि लेकिन वहीं जून के शांत दिनों में, जब रेत के टीलों पे घास भी अपनी आवाज़ नहीं निकालते, मतलब एकदम शांत रहते हैं, तब समुद्र जो है एक कुत्ते की तरह अपने सिर को अपने पंजों के बीच में रखकर शांत पड़ा रहता है। ठीक है, ठीक उसी तरह समुद्र शांत रहता है जब जैसे कि रेतीले साहिल, ठीक उसी तरह कुत्ते की तरह शांत रहता है समुद्र, रेतीले साहिल पर एकदम शांत रहता है। किस तरह? कुत्ते की तरह। और वो इतना शांत रहता है कि उसमें से खर्राटे की आवाज़ भी नहीं आती है। जब देखिए स्नोर्स का मतलब क्या है, टू ब्रीथ ड्यूरिंग स्लीप विद अ हार्श नॉइज़, जब सोते वक्त हमारे मुंह से आवाज़ें निकलती हैं, ठीक उसी तरह समुद्र इतना शांत पड़ा हुआ है कि उसके मुंह से कुछ आवाज़ भी नहीं निकल रही, कुछ खर्राटों की आवाज़ भी नहीं निकल रही। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ाया समझाया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज चैप्टर 7 भी मैं करूँगी, उसको भी मैं सॉल्व करूँगी, पर प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। एक एक करके मुझे सारी वीडियोज़, मेरी अधिकतर वीडियो रिक्वेस्टेड ही रहती हैं, तो मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।